प्रिय मित्रों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं 15 अगस्त के उपलक्ष्य में सन 2022 की अमृत महोत्सव पर आप सब लोगों का अभिनंदन एवं स्वागत है। आइए अपने लोग मातृभाषा हिंदी के चैनल पर आज एकत्रित हुए हैं और हम लोग जो पढ़ रहे थे पीछे अपभ्रंश साहित्य को, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं अपभ्रंश साहित्य। अपभ्रंश साहित्य के तीसरे कवि धनपाल। तो आप लोग लिख भी सकते हैं जो लिखना चाहें। अपभ्रंश के तीसरे कवि, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अपभ्रंश के तीसरे कवि कौन हैं, तो तीसरे कवि जो हैं वो धनपाल हैं। धनपाल। तो मित्रों, तीसरे कवि धनपाल हैं अपभ्रंश के साहित्य लिखने वाले। इनका जन्म 10वीं शताब्दी में हुआ था। हम ये भी ध्यान रख सकते हैं इनका जन्म 10वीं शताब्दी के अंतर्गत माना जाता है। इनकी प्रमुख ग्रंथ क्या क्या हैं? प्रमुख ग्रंथ, इनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं, एक ही ग्रंथ इनका प्रमुख है भविष्यत कहा। भविष्यत कहा। तो भविष्यत कहा ये इनका ग्रंथ है। ये इन्होंने जो है लिखा और इसमें बताया जाता है कि इसकी विशेषता है कि इसमें एक बड़े पुत्र, जो बनी का पुत्र है, बड़े पुत्र, भविष्यत कहा में इन्होंने एक बड़े पुत्र भविष्यत दंत की कथा का वर्णन किया है, जिसका नाम था भविष्यत दंत। भविष्यत दंत की कथा का वर्णन है। ठीक है। और कहा जाता है कि धनपाल की यह जो रचना है वो चरित्र काव्यों की एक नई कड़ी है। ये कहा जाता है कि यह जो रचना है, यह रचना चरित्र काव्यों की, चरित्र काव्यों की एक, जो चरित्र काव्य लिखे गए उनकी एक नई कड़ी मानी जाती है, नई कड़ी है। और ऐसा माना जाता है कि इसका जो प्रभाव है वो आजकालीन हिंदी रचनाओं पर भी पड़ा है। तो चाहे लिखना चाहे लिख लें। ऐसे समझ लें कि इसका प्रभाव आजकालीन जितनी हिंदी रचनाएं हैं उन पर भी पड़ा हुआ है। इसी क्रम में अगले आते हैं अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान, ये जो अब्दुल रहमान, ये भी अपभ्रंश भाषा के कवि हैं। इनको माना गया है कि ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है इन्होंने क्या किया कि अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। को जी ने इसको अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। हिंदी का प्रथम कवि माना है। प्रश्न बहुत बार पूछा गया कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना, तो वो माना है अब्दुल रहमान को। अब्दुल रहमान की जो ग्रंथ है उस ग्रंथ का नाम है, जो प्रमुख ग्रंथ इनका है, प्रमुख ग्रंथ अब्दुल रहमान का संदेश रासक। संदेश रासक। तो संदेश रासक पूछा जाए किसकी रचना है, तो वो है अब्दुल रहमान की है। और ये संदेश रासक, इसकी विशेषता है ये एक खंड काव्य है। ये एक खंड काव्य है। ये एक खंड काव्य है। इसमें एक, इसी में आगे लिखेंगे, इसमें
विक्रमपुर की एक बेगुनी का एक वियोगिनी का वर्णन है, यानी विग्रह बताया गया है। ठीक है, विरह की कथा है। इसमें विक्रमपुर की एक बेगुनी की विरह की कथा है, इसलिए इसको विरह काव्य भी कहा जाता है। तो ये भी लिख सकते हैं, यह एक विरह काव्य है। प्रश्न पूछा गया है कि अपभ्रंश साहित्य में लिखा गया विरह काव्य कौन सा है, तो संदेश राशक अब्दुल रहमान का ये विरह काव्य भी है, इसको भी ऐसा माना जाता है। इस तरह से हमारे अपभ्रंश साहित्य के और भी कवि हैं, उनके प्रमुख ग्रंथ हम लोग पढ़ेंगे। जैसे जिन दत्त एक सूरी हैं, जिन दत्त सूरी एक कवि हैं, जिन दत्त सूरी। तो जिन दत्त सूरी का एक ग्रंथ है उपदेश रसायन, उपदेश रसायन, उपदेश रसायन रास, जो 12वीं शताब्दी में रचा गया। 12वीं शताब्दी में इसकी रचना हुई है, उपदेश रसायन रास की, जो जिनदत्त सूरी की रचना है। जिनदत्त सूरी की रचना है। यह एक, इसकी विशेषता क्या है, यह एक नृत्य गीत है। यह एक, आप लोग लिखना चाहें लिख सकते हैं मित्रों, यह एक नृत्य गीत है। नृत्य गीत रास का है, यानी गीत रास काव्य है। अगर आपसे प्रश्न ये भी पूछा जाए कि नृत्य गीत रास कौन सा है, तो जिन दत्त सूरी का उपदेश रसायन रास है। और कृष्ण की रासलीला का इसमें नृत्य गीत में वर्णन किया गया है। तो ये भी लिख सकते हैं कि कृष्ण की रासलीला, कृष्ण की रासलीला, कृष्ण की रासलीला के नृत्य गीत काव्यों की के नृत्य गीत काव्यों की कृष्ण की रासलीला के नृत्य गीत काव्य की भक्तिकालीन कड़ी अपभ्रंश की, भक्तिकालीन कड़ी अपभ्रंश की किसी काव्यधारा से जुड़ी है, किसी काव्य परंपरा से जुड़ती है, काव्य परंपरा से जुड़ती है। इनकी जो श्री कृष्ण की जो रासलीला है, नृत्य गीत काव्य की जो भक्तकालीन जो है, वो इसी अपभ्रंश की परंपरा से जुड़ी हुई है। आगे एक कवि है राम सिंह, वो भी अपभ्रंश के कवि हैं। तो राम सिंह की जो रचना है, राम सिंह ने लिखा है पहाड़ दोहा। बहुत पूछा जाता है पहाड़ दोहा किसकी रचना है, तो आपको बतानी है राम सिंह की है। इसी तरह से एक जोइंद कवि हैं, जोइंद कवि। तो जोइंद कवि की जो एक रचना है, जोइंद कवि, जिनका जन्म 6वीं ईस्वी में माना जाता है, लगभग 6वीं ईस्वी की रचना है। इनके दो प्रमुख ग्रंथ हैं, इनके प्रमुख ग्रंथ जो हैं दो हैं, ठीक है। एक ग्रंथ इनका है परमात्म प्रकाश। क्या है? परमात्म प्रकाश। एक इनका ये ग्रंथ है परमात्म प्रकाश, दूसरा इनका है योगसार। दूसरा क्या है? योगसार। इस तरह से बहुत पूछा जाता है। जोइंद कवि की रचना परमात्म प्रकाश और योग। मित्रों, इस तरह से और भी अपभ्रंश साहित्य के कवि हैं, उनको हम और भी पढ़ते हैं। कनकाभर एक मुनि हैं, कनकाभर मुनि। इनका जो है 11वीं शताब्दी माना जाता है कि कनकाभर मुनि को जो है वो 11वीं शताब्दी के कवि हैं।
और ऐसा इनकी जो रचना है वो करकंड चरित्र है। करकंड चरित्र इनकी एक रचना है, इस रचना को ध्यान रखना है। करकंड चरित्र। एक जैन आचार्य हमारे इसी साहित्य के लिखने वाले हैं, जैन आचार्य हेमचंद। जो जैन आचार्य हेमचंद हैं, इनका जो है प्रमुख ग्रंथ क्या है? शब्दानुशासन है। शब्दानुशासन एक इनका शब्द अनुशासन, एक इनका है शब्द अनुशासन, एक है इनका काव्य अनुशासन। काव्य अनुशासन। एक इनकी रचना है प्राकृत व्याकरण। प्राकृत व्याकरण। प्राकृत व्याकरण। एक है कुमारपाल चरित्र। कुमारपाल चरित्र। इस तरह से ये जैन आचार्य की 4 रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं। एक हमारे एक और भी कवि हैं मेरुतुंग। तो मेरुतुंग जो कवि हैं, इनको लगभग 13वीं शताब्दी का मार्ग बताया जाता है, ये रचना है। और इनकी रचना है प्रबंध चिंतामण। प्रबंध चिंतामण। प्रबंध चिंतामण इनकी रचना है। देखिए, चिंतामण नाम से निबंध रामचंद्र शुक्ल का है, लेकिन ये इनका प्रमुख ग्रंथ है मेरुतुंग का। इस तरह से हम लोगों ने आज मित्रों पढ़ा है अपभ्रंश साहित्य को, और हिंदी साहित्य में जो अपभ्रंश साहित्य है, लिखे गए ग्रंथ हैं, उनमें प्रमुख कवि और उनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो हमारे कई बार परीक्षाओं में पूछी गई हैं। टीजीटी है, पीजीटी है, नेट, जीआरएफ है। इस तरह से आगामी आने वाली वनडे एग्जाम्स कोई भी हुआ, इस तरह से हमारी रचनाएं बहुत सारी पूछी जाती हैं। तो मुझे आप लोगों से ये विश्वास उम्मीद है कि आप लोगों को ये चैनल अच्छा लगा होगा और आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।